तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि लाइबिलिटी तक डिस्कशन कर लिया था हमने। आज हमको जो डिस्कस करना है वो करना है एसेट्स। तो मेन कंटेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स में दो कंटेंट है, एक है नॉन करेंट एसेट और दूसरा है करेंट एसेट। इसके साथ में एक और चीज जो नॉन करेंट एसेट में ही शामिल हो जाती है वो कहलाता है लॉन्ग टर्म, मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर क्या है, लाइक नॉन करेंट लाइबिलिटी, द टर्म नॉन करेंट एसेट इज आल्सो डिफाइंड इन अ निगेटिव मैनर। निगेटिव मैनर का मतलब ये होता है, इन्होंने ये नहीं बताया कि नॉन करेंट एसेट क्या होती है, बल्कि इन्होंने ये बताया कि ये चीजें नॉन करेंट एसेट नहीं होती। तो इन्होंने क्या बोला, द नॉन करेंट एसेट इज एन एसेट विच इज नॉट क्लासिफाइड एज करेंट एसेट। इनका क्या कहना है, नॉन करेंट एसेट मतलब वो एसेट जो करेंट एसेट का क्लासिफिकेशन में नहीं आती, यानी जो चीज करेंट एसेट नहीं है वो क्या है, नॉन करेंट एसेट है। द टर्म नॉन करेंट एसेट इज डिफाइंड इन ए निगेटिव मैनर, सो बिफोर वी प्रोसीड, इसलिए हमको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि करेंट एसेट क्या होती है। तो बेटा बिल्कुल करंट लायबिलिटी जैसी डिफिनेशन इसकी भी है, यानी कि यदि कोई ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमको रिसिप्ट होनी है, जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, जो हमने करंट लायबिलिटी के टाइम पे समझा था ऑपरेटिंग साइकिल, वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर यदि हमको रिसिप्ट हो रही है तो वो क्या है, नॉन करेंट करंट, वो कहलाएगा करंट एसेट। करंट एसेट इसलिए क्योंकि हमको रिसीव होगा। और यदि मान लो किसी का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा का है तो फिर मैक्सिमम 12 मंथ के अंदर जितनी भी रिसिप्ट है वो सब क्या कहलाएगी, करंट एसेट। और इसके बियॉन्ड यदि कुछ है तो वो कहलाएगा नॉन करंट एसेट। ठीक है, ये पूरा हो गया। जैसे इन्होंने बोला ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ का है, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन 5 मंथ है, तो ये करेंट एसेट में आएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल का ऑपरेटिंग साइकिल 11 मंथ का है और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन 12 मंथ का है, तो ये भी करेंट एसेट है। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल का ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ का है और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन 17 मंथ का है, तो भी ये करंट एसेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका रियलाइजेशन बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल जा रहा है। फिर ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने, रिसीवेबल 15 महीने, नॉन करंट है। 20 महीने, 23 महीने तो ये नॉन करंट है। रियलाइजेशन यदि देखो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से बड़ा है, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से बड़ा है, लेकिन यदि उसका रियलाइजेशन 12 महीने के अंदर हो जाता है तो वो कहलाएगा करेंट एसेट। यदि हमें 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ा तो लायबिलिटी है, लेकिन यदि रिसीव होगा तो वो एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग आइटम, फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट एसेट में दो चीजें आती है, एक फिक्स्ड एसेट और दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनका रियलाइजेशन 12 महीने के बाद होगा। उसके बाद आता है डिफर्ड टैक्स, नेट एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये लोन एंड एडवांसेस वो हैं जो कंपनी ने किसी और को दे रखे हैं, अदर नॉन करेंट। फिक्स्ड एसेट में दो चीजें आती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ये है कि जो दिखाई देती है, सुनाई देती है, जिसको टच कर सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और यदि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो कहलाता है इंटेंजिबल। ये अपन ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल है इंटेंजिबल एसेट के, गुडविल, ब्रांड, टेलीमार्क, टेलीमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स मतलब रॉयल्टी, कॉपीराइट, है ना, ये फार्मूला, ये सारी चीजें आती हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। वर्क, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अभी अंडर प्रोसेस में है, प्लांट एंड इक्विपमेंट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये चीजें हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी ने
12 महीने के बाद बेचना है, 12 महीने तक उसको होल्ड रखेगी। जैसे किसी प्रॉपर्टी, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट ट्रस्ट, इन चीजों पर अपन ने पैसे लगा के छोड़ दिए, इन इमरजेंसी में हम इनको बेच के और पैसा कमाएंगे, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड का मतलब होता है डिले, मतलब आपके पास कोई ऐसी इनकम है जो टैक्सेबल इनकम से कम है, तो वो जो रिमेनिंग इनकम है उसका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा, यानी टैक्स जो है वो बाद में आएगा। अब बात करें हम करंट एसेट की, तो करंट एसेट क्या है? करंट एसेट मतलब ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जिसका या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिसिप्ट हो जाएगा, या फिर 12 महीने के अंदर जिसका रिसिप्ट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? करंट एसेट। करंट इन्वेस्टमेंट जिसको आप विद इन 12 मंथ में बेच करके कैश रियलाइज कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर, लूज टूल्स एटसेट्रा। ट्रेड रिसीवेबल यानी जिनसे हमको पैसा मिलना है, यानी डेटर और बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस विद बैंक, चेक ड्राफ्ट ऑन डिमांड, ये सारी चीजें कैश इक्विवेलेंट में आ जाती है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जिनका 12 मंथ में रियलाइजेशन होता है। अदर करंट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, डिविडेंड रिसीवेबल, ऐसी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो अभी ये देखो, ये है नॉन करंट एसेट, सब हेड नॉन करंट एसेट के और सब हेड हैं करंट एसेट के। ये वाले चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये वाले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो पूरे इसका, क्योंकि ये याद रखना, ये एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही है, इसलिए ये बड़े अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इनको नोट कर लेना। फिक्स्ड एसेट सब हेड नॉन करंट में क्या आता है? देखो, मेन हेड क्या है? मेन हेड है बेटा नॉन करंट एसेट, उसके अंदर जो सब हेड है वो है फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। फिर सब मेन हेड है करंट एसेट, और उसके अंदर के जो सब हेड हैं वो हैं करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर। मीन्स ये टेंजिबल एसेट में क्या क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल इक्विपमेंट। इनटेंजिबल में गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स या कॉपीराइट जिसको बोलते हो, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी। इनका आप बड़े अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रखना और नोट कर लेना। अब करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है और इन्वेंटरी में क्या? तो करंट इन्वेस्टमेंट में सारी चीजें आ सकती हैं, यही करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यही नॉन करंट भी हो सकता है। क्यों? यदि 12 महीने से ज्यादा का है तो नॉन करंट, और 12 महीने के अंदर का है तो करंट। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना। लूज टूल्स कभी आ जाए, स्टोर एंड स्पेयर, तो इन्वेंट्री का पार्ट होता है। अब ये जैसे देखो, इन्होंने एडवांस इनकम टैक्स मेन हेड है करंट एसेट और सब हेड है अदर करंट एसेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेन हेड है नॉन करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल। फर्नीचर फिक्चर नॉन करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में लिखना पड़ेगा दोस्तों, तभी 4 नंबर मिलेंगे, और फिक्स 4 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। यानी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है। जैसे फिर ये अगला क्वेश्चन, अच्छा ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड ऑफ एसेट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ ए कंपनी आर फॉलोइंग आइटम सोन।
तो ये क्वेश्चन तुमको इतना दे देगा 4 नंबर में, तुम्हें मेन हेड और सब हेड इसके लिखने रहेंगे। तो यहाँ से देख लो, ये एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, अदर करंट एसेट सब हेड है। फिर चेक ड्राफ्ट है करंट एसेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब हेड है। प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल है। गुडविल नॉन करंट एसेट है, इनटेंजिबल है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, अदर करंट एसेट है। माइनिंग राइट नॉन करंट एसेट है और इनटेंजिबल है। लैंड नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट करके रखना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए मित्रों। ये एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आज मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चंस उसमें होमवर्क में दे दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ अब हम बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ए स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी बताता है हमको कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में है। ये कंपनीज एक्ट का है, पार्ट 2 का शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है। ऐसा का ऐसा ही फॉर्मेट है तुम्हें बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। यही फॉर्मेट, अगला पूरा चैप्टर इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये दोनों करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की हमको लिखनी पड़ेगी। फिर उसका टोटल आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर। देखो, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं कब? जब वो टेंजिबल एसेट पर हो। और यदि इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको बोला जाता है एमोर्टाइजेशन। टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर, ये टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है तो ये पूरा 4 नंबर का अगला चैप्टर के लिए क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट याद रखना। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, और सेल्स मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है अदर इनकम कुछ भी हो सकती है। इजेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या अच्छी चीजें होना चाहिए, खासियत क्या है उसका, कैरेक्टर। तो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर यानी जो सच है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा जाना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करके आदमी सब कुछ समझ जाए, ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद वेरीफिएबल, वेरीफिएबल का मतलब है कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है उन सारी चीजों को वेरीफाई किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद रिलीवेंट यानी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में जो काम आए। कंपेरेबल होना चाहिए, यानी 2 साल का डाटा आपको देना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजेस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? तो रिपोर्ट्स ऑन मैनेजमेंट फंक्शनिंग, मैनेजमेंट फंक्शनिंग कैसी होती है इसके बारे में उसमें यूज में आता है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, उधारी कितने दिन का देना है,
वही जो 11th क्लास में था वही है। आगे इन्वेस्टर क्या करे ये चीजें, फिर ट्रेड एसोसिएशन, फिर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। लिमिटेशन क्या है? हिस्टोरिकल, भाई पुराना डाटा आता है इसमें, क्वांटिटेटिव ये सब ऐसे ही है, ये कभी एग्जाम में नहीं आता। तो ये चीजें थी जो आपने पढ़ी हैं, हेड, मेन हेड, सारी चीजें आप याद रखना बच्चों। चलो मैं इसका चार्ट पीडीएफ बना करके कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए, तो आज की कहानी बस इतनी सी थी, अभी हम इसको समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।